नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज हम चर्चा करेंगे डिप्लोमेट अभय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड के भाग 3 के बारे में। पाल वंश के पतन के बाद मगध और गंगा के मैदानों में गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल उत्पन्न हुई। शाही संरक्षण के समाप्त होते ही बौद्ध मठों की सुरक्षा और आर्थिक आधार कमजोर पड़ गया। इसी का लाभ विदेशी आक्रमणकारियों, सैन्य सरदारों और भाड़े के सैनिकों ने उठाया, जिन्होंने पूर्वी भारत के समृद्ध बौद्ध महाविहारों नालंदा, उदयंतपुरी और विक्रमशिला पर आक्रमण किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म में पतन और विनाश के बीच का भेद स्पष्ट किया है। उनके अनुसार भारत में बौद्ध धर्म का लगभग लुप्त हो जाना आश्चर्यजनक है, क्योंकि एशिया के अन्य भागों में वह जीवित रहा। अम्बेडकर मानते थे कि भारत में बौद्ध धर्म के विनाश में मुस्लिम आक्रमणों की निर्णायक भूमिका रही, जबकि सामाजिक स्तर पर ब्राह्मणवादी उत्पीड़न और राज्य संरक्षण के अभाव ने स्थिति को और गंभीर बनाया। नालंदा के पतन को 3 स्तर पर समझा जाता है। उत्तर और मध्य भारत में बाहर से आए लोगों ने हमले शुरू किए। मगध इलाके में बने बौद्ध मठों को तोड़ा और लूटा गया। पाल वंश के खत्म होने से वहां कोई मजबूत राजा नहीं बचा, जिससे सुरक्षा पूरी तरह टूट गई। हिंदू धर्म का ब्राह्मणवादी रूप फिर से ज्यादा ताकतवर हो गया। वज्रयान और तांत्रिक बौद्ध धर्म शैव और वैष्णव परंपराओं में घुलता चला गया। बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों के बीच आपसी मतभेद और झगड़े बढ़ गए। राजाओं और व्यापारियों ने बौद्ध मठों को दान देना धीरे धीरे बंद कर दिया। लगातार राजनीतिक अशांति के कारण टूटे हुए मठों की मरम्मत नहीं हो पाई, नए मठ बने नहीं और पुराने उजड़ते चले गए। खुदाइयों से स्पष्ट है कि नालंदा को कई बार आग और विनाश का सामना करना पड़ा। मध्य एशियाई शैली के हथियार और चेन मेल से तुर्की आक्रमणकारियों की उपस्थिति का संकेत मिलता है। बख्तियार खिलजी ने उदयंतपुरी, विक्रमशिला और आसपास के मठों पर आक्रमण किए। नालंदा आंशिक रूप से नष्ट था, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। केवल 2-3 विहार सीमित रूप से कार्यरत थे। अधिकांश भिक्षु नेपाल, तिब्बत, दक्षिण भारत और पूर्वी एशिया की ओर चले गए। कुछ प्रमाण बताते हैं कि नालंदा 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक बहुत सीमित रूप में जीवित रहा। गुप्त और उत्तरगुप्त काल में ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ। बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया। बौद्ध और वैष्णव पूजा पद्धतियां एक दूसरे में घुलने लगी। कई बौद्ध स्थल वैष्णव या शैव स्थल बन गए। मौर्य, गुप्त, हर्ष और पाल शासकों द्वारा दान, 200 से अधिक गांवों से राजस्व, व्यापारी वर्ग का सहयोग। पाल वंश के पतन के बाद यह सब तंत्र टूट गया। दान ब्राह्मणवादी संस्थानों को मिलने लगे और बौद्ध मठ आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। भौतिक विनाश के बावजूद नालंदा की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत अमर रही। विश्वविद्यालय परिसर मॉडल, जो बाद में यूरोपीय विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड, पेरिस तक पहुंचा। दर्शन और तर्क, विज्ञान और गणित, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, कला और वास्तुकला, भाषा और अनुवाद। नालंदा का यह ज्ञान विदेशों तक फैला है। नालंदा का पतन किसी एक आक्रमण या व्यक्ति का परिणाम नहीं था। यह राजनीतिक अस्थिरता, शाही संरक्षण का अंत, धार्मिक दार्शनिक आत्मसात और आंतरिक कमजोरियों का संयुक्त परिणाम था। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय और विश्व भर में फैले नालंदा प्रेरित संस्थानों के माध्यम से नालंदा की आत्मा, ज्ञान, तर्क, करुणा और संवाद आज भी जीवित है।